लोकसभा में बिना एक भी सांसद के वो मोदी को टक्कर देना चाहते हैं, ये हम भी मानते हैं और हिम्मत दिखाई है तो उसकी तारीफ सब लोग कर रहे हैं। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो बात अभी सुनीलम जी कह रहे थे कि उन्होंने काफी हिम्मत दिखाई है, लेकिन बाहर अगर बोलते तो ज्यादा हिम्मत मानी जाती। विधानसभा का जो संरक्षण होता है वो अलग होता है जी। ये मतलब हिम्मत दिखाई है, मुझको लग रहा है ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी ने कोई बहुत हिम्मत दिखाने की बात नहीं है। इसमें सारा डोमेन में जो था, पब्लिक डोमेन में राहुल गांधी इस बात को लगातार चौक चौराहे हर एक भाषण में ओपनली कह रहे हैं। कोई विधानसभा लोकसभा में उन्होंने आखिर में कहा, इसके पहले लगातार कितने समय से कह रहे हैं कि दो लोगों को सारा पैसा आपकी जेब से निकाल कर ले जा रहे हैं। और कॉन्क्रीट आरोप लगाए हैं ये ने कांग्रेस ने। उसमें जो 20,000 करोड़ का भी मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का एक सीधा सीधा कॉन्क्रीट एलिगेशन है और उसका डिटेल्स है। वैसे कोई आरोप नहीं लगाया है उन्होंने, केजरीवाल ने। तो उनका जो कंटेंट है और जो भाषण है, वो दोनों में बहुत का फर्क है। मैं प्रदीप से इस मामले में सहमत हूँ कि वो क्या कह रहे थे। वो तो कहने में जो कहा है उसका स्टाइल बहुत अच्छा था। वो बहुत लगता है कि एग्रेसिव है, लेकिन उस कंटेंट के लेवल पे और बहुत पुअर लेवल है। ये भी है कि आप बिना कोई जानकारी के कि वो मोदी का साम्राज्य है, कैसे आप एक रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर ये आरोप लगा सकता है। अगर राहुल गांधी भी ये आरोप लगाए तो गलत होगा। ये देश में कोई कानून का राज और कोई पॉलिटिक्स का डेकोरम होना चाहिए ना। ये इस तरह की ये से ही मतलब तरीकों से लोकतंत्र कमजोर हुआ है। जो मोदी करते आए हैं कि बिना आरोप के, बिना बेसिस के किसी को पर आरोप लगाना, और ईडी अब जब आ गई संस्था तो ईडी का इस्तेमाल करना, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। केजरीवाल का पूरा एटीट्यूड और उनका पूरी राजनीति लोकतंत्र के पक्ष में कभी नहीं है। एक आदमी की पार्टी है, एक आदमी का शासन है और इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई दूसरे का नहीं चलता है। जो भी पत्रकार दिल्ली में है उसको पता है कि वहां पर कोई फैसला आम आदमी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता है। और जब चाहते हो नेता बदलते रहते हैं। अभी उन्होंने मनीष सिसोदिया और उनको जेल भेजा और बाकी दो अलग से ले आए। नहीं तो, और ये पहले से योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये है बैकग्राउंड। जो पॉलिटिक्स आप क्या कर रहे हैं, एक बहुत मतलब साहित्य में और सब लोग जानते हैं, कॉमरेड तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, ये पूछना चाहिए। ऐसे हम लोग मतलब हम लोग डफली बजाने के लिए नहीं है ना, चाहे राहुल गांधी हो, मोदी जी हो या कोई है। हम लोग कोई डफली मास्टर नहीं है, इससे अच्छा नहीं बोलने का। लेकिन साफ साफ है कि ये केजरीवाल ने असल करते क्या है। वो उनको कमजोर करने के लिए गुजरात में चुनाव लड़ते हैं और क्या कर्नाटक में भी वही करेंगे। तो जो कह रहे हैं आपकी बढ़ रहे हैं हिम्मत, अरे ये सब तो ओवैसी जितना आरएसएस पे हमला करते हैं, ओवैसी से ज्यादा अब हमला कोई कर सकता है क्या। वो तो लगता है जैसे कि मतलब साफ साफ कहते हैं। तो ओवैसी क्या कर रहे हैं। अरे पॉलिटिक्स कॉमरेड तुम्हारी क्या है, ये जानने की बात है। आप उसको कमजोर कर रहे हो, आरएसएस को, बीजेपी को, या उसको मजबूत कर रहे हो। तो आप देख लीजिए गोवा, गुजरात और अभी कर्नाटक में सारे इलेक्शंस में यही टेस्ट केस होगा विपक्षी एकता का, कि जो लोग 2024 में हराना चाहते हैं बीजेपी को, वो कर्नाटक में कांग्रेस को लड़ने देंगे। ये जो तर्क दिया जाता है कि जहां रीजनल पार्टी मजबूत है वहां कांग्रेस जो है क्यों करना चाहती है, ये टेस्ट केस है। वहां कोई जेडीएस है वो लड़ेगी, बाकी पार्टी जो वहां कूदने अगर जाएगी, जा रही है, तो उसको उसको क्या बीजेपी के खिलाफ लड़ना कहेंगे क्या। अरे सबको देखिए, उसको साफ साफ देखना चाहिए। केजरीवाल ने जब ये राहुल गांधी की नैरेटिव बन गई, ताकतवर हो गई, तो उसमें हिस्सा बटाने के लिए कि लगे कि हम वो अकेले नहीं है, हम भी हैं, उनका मतलब वोट बांटना उनका मेन उद्देश्य है। और राजनीति में विपक्षी एकता को कमजोर करना उनका उद्देश्य इसके जरिए भी होता है। वहां पर अगर भाषण करना था तो जिस तरह से अभी लोकतंत्र को कमजोर किया, मतलब लोकतंत्र पर सीधे सीधे हमला है, जिस तरह से संसद सदस्यता गई, उस पर उनको बोलने में क्या दिक्कत है भाई। अगर मोदी के खिलाफ लड़ना है इसीलिए को कांग्रेस को फायदा हो जाएगा, तो आप राजनीति किसके खिलाफ कर रहे हैं।
और ये भी जो लोग सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी लाइन पे आ गई, मैं शुरू से और आखिर तक आज तक अभी भी मैं इस लाइन पे ये हूँ, कायम हूँ कि ममता बनर्जी बीजेपी के मदद के लिए ही करेंगी बंगाल में राजनीति और बाहर में। अभी उनका देख लीजिए, आज उनका अलग से धरना हुआ, हो गया वो जो एक दो दिन का मोमेंटम था खत्म हुआ, और वहां भी उन्होंने अकेले को एक प्रोग्राम बनाया। वो सब दिखाना चाहते हैं कि हम तो मोदी के खिलाफ हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको जो बताना चाहता हूं वो है कि राहुल गांधी की सफलता इसमें ये है कि उसने मोदी के खिलाफ बोलने और खड़े होने के लिए सबको मजबूर कर दिया। जो नैरेटिव, एंटी मोदी नैरेटिव उसने पब्लिक में भी बनाई, और विपक्ष को भी, हर एक आदमी को आज बोलना पड़ रहा है कि वो ये नहीं कह रहा है कि राहुल गांधी निकम्मे हैं, वो जो 6 महीना पहले की नैरेटिव थी, और कांग्रेस तो लड़ ही नहीं पाएगी, तो कांग्रेस तो ये बीजेपी को बचाने, जीतने देने के लिए वॉक ओवर देना चाहती है। ये सब जी नैरेटिव नहीं चला। उसने अकेले, उस शख्स ने अपना अपना नुकसान करके, मतलब उन एक तो फोर्स किया सत्ता को उस पर हमला करे और एक्सपोज हो जाए कि लोकतंत्र के कौड़ी जो है उसकी इज्जत नहीं करती है ये सरकार, ये भी लोगों को बता दिया, और विपक्ष को उसके लिए मजबूर किया कि वो ये नैरेटिव को एक्सेप्ट करे। अभी यही बात जो है 6 महीने से, क्या 2-4 साल से कह रहे हैं, और कहाँ कह रहे हैं, कोई विधानसभा और लोकसभा में नहीं कह रहा है राहुल गांधी, बाहर कह रहे हैं, मैदान में, चौराहे पर, रैलियों में, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कॉन्क्रीट लेकर के कि कैसे आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, इसके आरोप लगाए हैं, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। संसद में भी क्या मसला, क्यों नहीं मोदी बोल पाए? इसीलिए कि जो जो मुद्दे उठाए वो सारे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अलावा है उसमें। अभी उसके जी बाद की जो चीजें आ रही हैं वो भी आ रही हैं। पोर्ट्स के बारे में तो पहले से ही कह रहे हैं कि आपने एयरपोर्ट कैसे दे दिया, आपने पोर्ट्स का नियम बदले, ये तो पहले से आरोप लगा रहे हैं। कोई कंक्रीट नहीं इसमें, बल्कि मैं मानूंगा ये भाषण जो है इस तरह से, चाहे विधानसभा के अंदर आपने रखा हो, कोई लोकसभा तो था नहीं कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये सब जी लोकतंत्र को कमजोर करने वाला ही तरीका है। स्ट्रीट पर आइए, एक्सपोज करिए उसकी कॉमनल पॉलिटिक्स को, एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को, इसको कमजोर करिए, आरएसएस को कमजोर करिए, बीजेपी को कमजोर करिए, उनकी राजनीति को कमजोर करिए। वो नहीं कर रहे हैं केजरीवाल, और उसको मजबूत करेंगे। मेरा ये डे वन से जी मानना है और आज भी वही मानना है।